हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या है। चलिए, तो जो भी एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं पीवाईक्यू सेशन लेकर आई हूँ। यहाँ पे आपके पूरे पीवाईक्यूज़ हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन: अ कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स एन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी। आपके ऑप्शन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके समझ से, एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी से बाहर है। जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हो ना, समझ से बाहर है, कि आप क्या बोल गए, इतना ज़्यादा बोल दिया आपने, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि वो एक किसी भी एक व्यक्ति की क्षमता से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। तो उसे क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल, फॉर्मल, एक्यूरेट या फिर इन्फॉर्मेशन। देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का तो सिंपल सा मतलब है जहाँ गॉसिपिंग होती है, जहाँ पे भाईचारा निभाया जाता है। किसी भी कंपनी में जो आपके दोस्त हैं, आपके कलीग हैं, इनके साथ आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच होता है। जैसे बॉस है, बॉस यानी काम से काम मतलब रखता है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का मतलब सही जानकारी, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, फोर्थ वन जो है बेटा, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है: द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच अ प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज या फिर सैचुरेशन स्टेज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं। तो ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे आपका जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी आपके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है? तो बताइए वो कौन सा स्टेज होता है? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी या फिर सैचुरेशन? देखिए, इंट्रोडक्शन स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पर सेल्स नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे आपका प्रोडक्ट मार्केट में नया होता है, लोगों को पता नहीं होता है। तो इस टाइम पे कैसे आपकी सेल्स बढ़ सकती है? सेल्स बढ़ती है ग्रोथ स्टेज पे। ग्रोथ स्टेज वह स्टेज होता है जहाँ के आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को पता होता है और वो खूब खरीदते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ स्टेज। ठीक है, मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट धीमा पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसमें इनोवेशन की ज़रूरत मांगते हैं, लोगों को कुछ नया चाहिए। और सैचुरेशन स्टेज वो स्टेज है, अगर आपने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया तो आपका जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका सेकेंड, ग्रोथ स्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? जॉब रोटेशन, क्लासरूम लेक्चर्स, साइमुलेशंस या फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा है जो ऑफ द जॉब है? नहीं है, नहीं बताना है आपको। तो 2 तरीके के ट्रेनिंग मेथड होते हैं: ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब वर्क प्लेस पे रहकर काम सीखना। जो आपकी काम की जगह है वहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है वर्क प्लेस से दूसरी जगह पे ले जाकर आपको सिखाना। ठीक है, आपको समझ में आ गया ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है जॉब रोटेशन, क्लासरूम लेक्चर, साइमुलेशन या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए है, जॉब रोटेशन। देखो, जॉब रोटेशन में क्या बोला जाता है कि आपको जगह वही है। सपोज करिए बैंक में मैं काम कर रही हूँ, तो बैंक तो असली है भाई, बैंक में ही हूँ मैं काम, पर आज मुझे जो है वो कैशियर की जगह बैठा दिया गया। 2 दिन बाद जो है वो मुझे फॉर्म फिलिंग करने की जगह बैठा दिया गया। तीसरी जगह मुझे डिपॉजिट जमा करने की जगह बैठा दिया। यानी वर्क प्लेस तो वही है, पर मेरा काम बदलना जा रहा है। ठीक है, उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन द जॉब रोटेशन। ठीक है, ऑन द ट्रेनिंग मेथड, सॉरी, ऑन द ट्रेनिंग। और इसमें नॉट पूछा था कि कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है यानी ऑफ नहीं, ऑन बताना है हमें, है ना? तो इससे पूछा था कौन सा ऑफ द जॉब नहीं है, तो यानी हमें ऑन द जॉब बताना है। तो जो हम वर्क प्लेस में रहकर काम सीखते हैं वो होता है जॉब रोटेशन। बाकी देखो, क्लासरूम लेक्चर्स जो होते हैं वो आपके लिए अलग से क्लासरूम रेडी कराया जाता है। जब सेमिनार होता है तो आपको वहाँ से बताया जाता है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, साइमुलेशन है, यहाँ पे आप लोगों को दूसरी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पर आपको सेम उसी तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाता है, नकली मशीन्स बनाई जाती है ताकि आप सीख सको। तो वो वर्क प्लेस से बाहर जाकर है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है: टू मेक्स अदर्स बिहेव इन अ वे इन विच दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज। नीड ऑफ एप्रिसिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एसोसिएशन। दूसरों से ऐसा व्यवहार कराना जैसे वे अन्यथा व्यवहार ना करते, यानी इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप जो है किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हो? बताओ। नीड ऑफ एप्रिसिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एसोसिएशन।
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नीड ऑफ पावर। देखो पावर एक ऐसी चीज़ है ना जो लोगों के बिहेवियर में चेंज करा सकती है, वो दूसरों को कंट्रोल भी कर सकती है। पावर ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं डर के मारे बच्चे भी होमवर्क करने लग जाते हैं, पर वो एग्जैक्टली में वैसा करते नहीं है। लेकिन एक डर है, एक शक्ति एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरा इंसान इस तरीके से व्यवहार करता है जैसा वो पहले कभी करता नहीं था। वो किस वजह से? पावर की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The process of monitoring and evaluating the nature and the direction of change in the business environment is environmental analysis, environmental scanning, both 1 and 2 and none of these। बताइए कौन सा इसका सही राइट आंसर होने वाला है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या चेंज होगा, उसका क्या नेचर है, उसको इवैल्यूएट करना, उसको मॉनिटर करना किसका काम होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, बोथ 1 and 2। देखो इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं। दोनों चीज़ें कैसे आ गई हैं? जैसे से बोला गया है मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएट करना। देखिए आप जैसे घर से बाहर निकलते हो तो आप ये देख के निकलते हो ना कि बारिश आने वाली है तो छाता लेके निकलेंगे, भाई बादल आए हुए हैं तो बारिश आने वाली है। दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस, स्कैनिंग। दोनों चीज़ें इसके अंदर। और साथ ही साथ आप ये भी देखते हो कि किस दिशा में जा रहा है चेंज, मतलब यानी डायरेक्शन भी बताता है। इसीलिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। इसमें मॉनिटरिंग इवैल्यूएटिंग भी होता है, साथ ही साथ इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो चीज़ भी यहाँ पर देखी जाती है। इसीलिए यहाँ पे दोनों आंसर राइट होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू द टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। यानी एक पूरे फर्म की पूरी ज़िंदगी जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि बिजनेस को कैलकुलेट करने में आसानी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड या फिर रियलाइजेशन। इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपके एग्जाम होते हैं ना, साल में 2 बार सेमेस्टर्स होते हैं। अब लोग एग्जाम दिए होंगे जिनके सेमेस्टर्स वाइज होते हैं, तो साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं एक साल में, 6-6 महीने की डिफरेंस में, ताकि इससे ओवरऑल आपका पता चलता है ना कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। तो ऐसे ही प्रॉफिट को मेजरमेंट करने के लिए हमारी जो बिजनेस की लाइफ होती है ना, उसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपकी कैसी है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इज कॉल्ड डेट इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, गेनिंग रेशियो। बताइए, जब कोई पार्टनर या डिसीज का मतलब मर जाता है, मृत हो जाता है, या फिर कोई रिटायर होके चला जाता है, तो जो उसका जो शेयर बचता है तो वो किस अनुपात में, किस रेशियो में बांटा जाता है जो पुराने पार्टनर्स जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको? बताइए। तो ये तो बहुत इजी था। देखो करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, तो रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, पर यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप में ऑटोमेटिकली गेनिंग रेशियो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 4th। ठीक है, तो जो आपकी साझेदार है, जिस अनुपात में जो भी मृत साझेदार होता है या जो भी रिटायर पार्टनर है, उससे जो भी गेनिंग रेशियो जो होता है, उसी में ही ये लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं पुराने पार्टनर्स उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज आर आल्सो नोन एज। आपके ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या करंट रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमेशा डेट इक्विटी की बात करी जाती है, और डेट कौन सा यूज़ किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, वही आंसर है इसका। लेवरेज यानी आप उधार लेते हो किसी से, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कितना डेट है, कितना इक्विटी है, तो ये हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता है, इसलिए हम इसको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, कैश अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट। जब कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसकी लाइबिलिटीज़ जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र करी जाती है? बैंक अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, कैश या रियलाइजेशन। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो हर चीज़ एसेट्स हो
या फिर आपकी लाइबिलिटीज़ हो वो एक ही जगह होती है, वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स अप टू ओनली फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नोटिंग चार्जेस या फिर अंडर राइटिंग। इसमें यह बोला गया है कि आपको कोई भी खर्चा है जो आपका, वो सिर्फ 1 साल तक के लिए ही होता है वो खर्चा, यानी मतलब छोटे टाइम के लिए का खर्चा, जैसे कि आपने सैलरी दे दी, वेजेस दे दिए, बिजली का बिल, मतलब छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, तो वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए वो जो खर्चा होता है वो क्या बोला जाता है, कैपिटल, रेवेन्यू, नोटिंग चार्जेस या अंडर राइटिंग। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो सिर्फ 1 साल का खर्चा होता है। कैपिटल जो होता है वो बहुत लाइफ टाइम 5-10 साल इसके लिए होता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एक्टिविटी ऑल द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड बट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये बोला गया है कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है तो सारे प्रॉफिटों को वो शेयर होल्डर को तो देती नहीं है, कुछ ही तो देती है ना, डिविडेंड कुछ ही देती है, कुछ पार्ट जो है वो या तो रख लेती है या तो दोबारा बिजनेस में लगा देती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, वापस से अपना पैसा खुद अपने बिजनेस में लगा देना, अपना प्रॉफिट का पैसा अपने बिजनेस में लगा देना, दैट इज कॉल्ड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द अजम्पशन बिहाइंड पुलिस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर? ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, एम्प्लॉयर एक्ट रेशनली, लेबर्स आर हेल्पलेस, वेलफेयर शुड बी वॉलंटरी। बताइए कि लेबर वेलफेयर के लिए कौन सी ये पुलिस थ्योरी बनाई गई थी? पुलिस के नाम से समझ जाओ कि पुलिस क्यों होती है, आपकी सेफ्टी के लिए होती है ना। तो यहाँ पे जो पुलिस की थ्योरी है वो लेबर, जो मजदूर होते हैं उनकी वेलफेयर के लिए होती। क्यों होती? क्योंकि रीज़न इसका मैम ये है कि ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश। आदमी जो है ना आजकल जानवर हो चुके हैं, मेरे मतलब लैंग्वेज के हिसाब से सेल्फिश कहना भी जो है ना वो कम पड़ेगा आज के टाइम पे। तो जो ह्यूमन है वो एनिमल बन चुके हैं आज के टाइम पे। तो अगर ये वेलफेयर वाली थ्योरी नहीं लेके आएंगे, पुलिस थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर, तो जो आपके बॉस होंगे, जो आपके एम्प्लॉयर्स होंगे, आपके ऊपर होंगे ना, तो वो श्रमिकों का शोषण करेंगे, यानी वो लेबर्स की जो है बहुत बुरी कंडीशन कर देंगे। इसीलिए ये उनकी सेफ्टी के लिए, लेबर मजदूरों श्रमिकों की सेफ्टी के लिए जो है वो ये थ्योरी बनाई गई है। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर होगा, कोई भी जो मालिक होगा, वो अपने मजदूरों का भला तो करेगा नहीं, पर वो डर के मारे भला करेगा कि नहीं कि अगर उसने उससे कुछ किया तो उसको जेल हो जाएगी, तो डर के मारे भला करेगा, अपने मन से नहीं करेगा। दैट्स वाई ये थ्योरी लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरेस्ट रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो। ये मैं आपको सारे चारों के चारों बता दूंगी एक लाइन में। ठीक है, देखो वो ब्याज दर बताना है आपको, रेट बताना है। जब आरबीआई जो है वो लंबे टाइम के लिए लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बैंक रेट। अब इसको याद कैसे करना है, ध्यान रखो। देखो ये जो लॉन्ग टर्म बता रही हूँ ना मैं, लॉन्ग टर्म याद रखना, कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई जो छोटी छोटी बैंक्स होती हैं, जैसे जिन्हें बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स अगर लोन लेती है आरबीआई से, तो जिस रेट पे वो लोन लेती है उस रेट को बैंक रेट कहते हैं। लेकिन अगर वो लंबे टाइम के लिए ले रही है, जैसे मैंने लिखा लॉन्ग टर्म लोन, अगर वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए ले रही है तो बेटा बैंक रेट हो जाएगा। लेकिन यही अगर सेम लाइन होती, बस लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म कर देते, लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म कर देते, तो रेपो रेट हो जाता। डिफरेंस याद रखना, अगर लंबे टाइम के लिए लोन ले रही है तो उस पर जो ब्याज रेट लगता है उसे बैंक रेट कहते हैं। लेकिन अगर छोटे टाइम के लिए लोन ले रही है कमर्शियल बैंक आरबीआई से, तो उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। अब कहते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब उल्टा। अभी तो जो छोटी छोटी बैंक्स थी कमर्शियल बैंक, वो आरबीआई से लोन ले रही थी, अब उल्टा कर दो, अब आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, जिस रेट पे लेगी उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो ये होता है कि कुछ पैसा जो है कमर्शियल बैंक को अपने पास इमरजेंसी के लिए बचा के रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो राइट आंसर है बैंक रेट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म लोन्स आर ट्रांजेक्टेड, लॉन्ग टर्म लोन्स आर ट्रांजेक्टेड, गोल्ड इज ट्रांजेक्टेड, फॉरेन करेंसी इज ट्रांजेक्टेड। तो मनी मार्केट ऐसा कौन सा बाजार है जहाँ पर क्या होता है बताइए, ट्रांजेक्शन्स तो होते हैं, शेयर सिक्योरिटी सब कुछ बेचा खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना शॉर्ट टर्म लोन्स के बारे में होती है। तो मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द शॉर्ट टर्म लोन्स आर ट्रांजेक्टेड, यानी ट्रांजेक्शन्स तो होता है पर छोटे लोन्स का होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताइए कौन सा इसमें से करंट एसेट्स नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कोई एसेट थोड़ी ना है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो एक तरीके का फ़ायदा है, एक तरीके का प्रॉफिट है जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को, ये कोई करंट एसेट्स थोड़ी ना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इज जनरली क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर। बताइए एडवर्टीजमेंट पे जब आप खर्चा करते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कंपनी जब शुरू में जब बहुत ज़्यादा खर्चा करती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है। इसमें एटलीस्ट आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे इस सेशन में, उससे भी ज़्यादा ही होंगे, काउंट मैंने किए नहीं है बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए इसका राइट आंसर है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा वो खर्चे होते हैं जो खर्चा तो आप एक बार करते हो लेकिन उसका फ़ायदा आपको 4-5 सालों तक मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट आया कंपनी में, उसमें आपने शुरू में बहुत सारा खर्चा कर दिया, हैवीली इनिशियल एक्सपेंडिचर करा आपने, लेकिन उससे फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो 4-5 साल तक खूब बिकेगा, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड या फिर नन ऑफ दीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 2 मेथड होते हैं, तो बताइए 2 कौन कौन से मेथड है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों ही मेथड से जो है वो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ नॉन स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी बॉडी, एडवाइजरी या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखो स्टैट्यूटरी बॉडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब स्टैट्यूटरी बॉडी होती क्या है, देखो स्टैट्यूटरी बॉडी उसी को ही नाम दिया जाता है जो वो एक्ट पार्लियामेंट के कानून के तहत वो पास होता है। कौन पास करता है उसको, पार्लियामेंट पास करती है, उसी को स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है, और ये लोगों के भले के लिए होती है। तो सेबी इसीलिए बनाई गई थी ताकि किसी इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना हो सके, ट्रेडिंग जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन अ पार्टनरशिप फर्म इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग पार्टनर्स, असर्टेन कैपिटल बैलेंस या शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है वो प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। साझेदारों के बीच जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, तो पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से बांटा जाएगा उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कमर्शियल पेपर इज अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कमर्शियल पेपर क्या है, कमर्शियल पेपर बताओ क्या है। इसका राइट आंसर है कमर्शियल पेपर जो है वो अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। कैसे,
देखो कमर्शियल पेपर होता क्या है, सपोज करिए मेरी एक बहुत जानी मानी कंपनी है, मैं बहुत अमीर हूँ, जियो लगा लीजिए, रिलायंस है सपोज करिए, ठीक है। तो रिलायंस जो है बहुत जानी मानी कंपनी है, उसको ना कुछ 3-6 महीने के लिए जो है वो काफ़ी करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, अब काफ़ी करोड़ों की ज़रूरत है तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर, एक कागज़। और वो कागज़ को जाकर जो है वो लोगों में बेचेगा, इन्वेस्टर्स को और भी लोगों को, कि आप मुझे जो है वो प्लीज़ 10 करोड़ रुपए दे दीजिए और बदले में कमर्शियल पेपर ले लीजिए, मैं आपका 1 साल बाद आपका सूद समेत ब्याज के साथ आपको पैसे दे दूंगा। तो लोग खरीद लेते हैं और दे देते हैं, उनको ब्याज मिल जाता है, इनको पैसे मिल जाते हैं। इस पे ना अनसिक्योर्ड नाम लिखा हुआ है। अनसिक्योर्ड का मतलब यहाँ पे जो रिलायंस है वो किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखेगी अपनी, कि भाई लोन लिया है तो गिरवी रख दिया, अपना हॉस्पिटल गिरवी रख दिया या अपने ज्वेलरी गिरवी रख दी, इस तरीके का कोई गिरवी नहीं, ये विश्वास के तौर पर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इन्विटेशन टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ अ पर्सन बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज नोन एज पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर बोनस इशू, बताइए। जब आप अपने शेयर्स जो है, स्पेसिफिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अपने शेयर्स जो है सबको ना देकर कुछ चुनिंदा लोगों को देती है, जैसे बैंक हो गए, LICs हो गई, कुछ इंस्टीट्यूशंस को देती है, तो उसे क्या बोलते हैं। आम जनता को नहीं देगी लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को दिया जाता है, इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। याद रखिएगा, उसे बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज नोन एज ह्यूमन स्किल, टेक्निकल स्किल, कॉम्प्लेक्स स्किल या फिर कॉन्सेप्चुअल स्किल। ऐसी एबिलिटी आपको बतानी है जो बहुत कठिन से कठिन सिचुएशन है आपके पास, लेकिन आप उसे बड़े ठंडे दिमाग से सॉल्व करते हो, सोचते हो प्रॉब्लम क्या है, तो उसे बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल वही स्किल होती है जहाँ पे आप कितनी भी कठिन परेशानी आ जाए, कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए, कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, पर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप ठंडे दिमाग से उसे एनालिसिस करते हो, उसको डायग्नोस करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड्स पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ऑल द ऑप्शंस आर राइट, बताइए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, सारे ऑप्शंस इसके राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन चेक द प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट बाय होल्डिंग बैक द गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल एंड रिलीजिंग द गुड व्हेन द प्राइस राइज, होलसेलर, एजेंट, रिटेलर, मर्केंटाइल एजेंट। ऐसा कौन सा है इनके अंदर जो भी ऑप्शंस में है कि वो क्या करता है, प्राइस चेक करता है मार्केट के अंदर। अगर प्राइस गिर रहे हैं तो वो सामान जो है वो गोडाउन में ही भर के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, और जैसे ही प्राइस बढ़ जाएंगे वैसे ही वो सामान को बाहर मार्केट में भेज देगा। तो कौन ऐसा काम करता है, किसके पास सबसे ज़्यादा थोक में होता है सामान, तो होलसेलर के पास। होलसेलर इज योर राइट आंसर, ठीक है। होलसेलर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके पास ही सारा सामान रहता है, रिटेलर्स के पास तो थोड़ा बहुत रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर टेलर रोट द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1909, 1911, 1920, 1901। देखो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली बुक तो लिखी थी, पर कब लिखी थी बताओ, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन लोगों ने। 1911, ठीक है, याद रख लेना इसको। तो 1911 में जो है ये बुक लिखी गई थी बाय टेलर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द आइडिया दैट अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर टू whom he or she is directly responsible। आपके ऑप्शंस है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेडीनेस ऑफ फॉलोअर्स या फिर सुपरविजन, बताइए। इसमें ये बोला गया है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही बॉस का होना ज़रूरी है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। एक अधीनस्थ के पास केवल एक ही पर्यवेक्षक होना चाहिए जिसके प्रति वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हो, विच इज़ द 14 प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल में से क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब आप एक के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तो सिंपल सी यही है कि क्लैरिटी रहेगी ना,
कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको पता है कि आपको किसका काम करना है और आपको किसको जवाब देना है। दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम? सिक्योरिटी प्रॉब्लम, सिस्टम फेलियर, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग या फिर फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग? कंप्यूटर अकाउंटिंग का सबसे लिमिटेशन पूछा गया है कि कौन सा लिमिटेशन नहीं है, यानी इसका फ़ायदा बताना है आपको, एडवांटेज बताना है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो नुकसान है ना, सिस्टम फेलियर भी नुकसान है, हाई कॉस्ट भी नुकसान है, हमें तो फ़ायदा बताना था, नॉट अ लिमिटेशन। दैट इज़ फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग का मतलब आप चाहे तो कोई भी डेटा में चेंज कर सकते हैं, जब चाहे डेटा चेक कर सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा वो आपको बना के दे देगा। दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, when debentures are issued as collateral security, interest is paid on nominal value of debentures, face value of debentures, discounted value of debentures या फिर no interest is paid? चलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो नो इंटरेस्ट इज पेड है। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। देखो, आपने कोई डिबेंचर्स इशू करें, जैसे सपोज करिए मैं कोई कंपनी हूँ, मैंने ना 1 लाख के डिबेंचर्स इशू करे थे, मतलब डिबेंचर्स का पेपर दे दिया, बदले में 1 लाख ले लिया, और उसके बदले में मैंने बेटा अपनी ज्वेलरी भी जो है वो एज अ कोलाट्रल सिक्योरिटी गिरवी के तौर पे भी रखी। तो जो इंटरेस्ट होगा वो खाली सिर्फ डिबेंचर्स पे दिया जाएगा, ना कि मेरी ज्वेलरी पे। जो आपने चीज़ गिरवी रखी है, कोई भी चीज़ गिरवी रखी हो, उस पर किसी भी तरीके का ब्याज नहीं दिया जाता है। ब्याज सिर्फ डिबेंचर्स पे दिया जाएगा और किसी चीज़ पे नहीं दिया जाएगा, चाहे आप गिरवी कुछ भी रखो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4th वाला सही हो जाएगा, नो इंटरेस्ट इज पेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लाइबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%, 12%, 0.50% या फिर नन ऑफ दीज। अगर कोई डीड नहीं है, एग्रीमेंट डीड नहीं है, तो पार्टनर्स को जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो किस रेट पे दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 6%। 6% पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पे यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक मीन्स डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक या फिर क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक। फेवरेबल मतलब आपके अनुकूल, अच्छी चीज़ क्या है? पासबुक के अंदर क्रेडिट चीज़ अच्छी होती है या डेबिट अच्छी होती है? बताओ, बस ये बताना है आपको। या तो सिंपल सी बात है ना भाई, जब आपके पासबुक में क्रेडिट होकर लिख कर आता है, ऑप्शन नंबर 4, जब आपके पासबुक में आपकी जो बैंक की किताब होती है उसी को तो पासबुक कहते हैं, उसमें जब क्रेडिट लिख कर आता है कि आपकी सैलरी क्रेडिट हुई, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना आपके लिए, आपके पास पैसे आ गए। डेबिट होता है तो मानिए आपके पैसे कट चुके हैं, तो आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन कौन सी होती है? जब पासबुक में क्रेडिट होता है। लेकिन अगर इसका उल्टा मैं बात करूँ, उल्टा मतलब कैश बुक में हमेशा डेबिट का मतलब होता है पैसा आना, डेबिट अच्छा होता है किसमें? कैश बुक में। लेकिन पासबुक में क्रेडिट अच्छा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट मे बी यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी फॉर राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑफ रेवेन्यू नेचर, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या ऑल द ऑप्शंस आर राइट। जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के जो हम लोगों को फ़ायदा मिलता है कंपनीज़ को, तो वो उसका यूज़ किस तरीके से करती हैं? तो उसका जो यूज़ है वो करा जाता है राइटिंग ऑफ एनी एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा है या आपने डिस्काउंट पे इशू शेयर्स किए हैं तो उस पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो यूटिलाइज होता है वो किस किस चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत चांसेस है कि आए, ज़रूरी नहीं सेम आए। मैंने आपको बोला है 4 से 5 पॉइंट होता है, जैसे बाई बैक ऑफ शेयर्स भी है इसके अंदर, है ना, डिस्काउंट पे इशू किया है, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने हैं। 4 से 5 पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ गिव्स कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग द ग्राफिकली द मीन, मोड या फिर मीडियन, बताइए। जो ओगिव बनता है तो वो ओगिव जो है वो क्या चीज़ लोकेट करने के लिए ओगिव बनाया जाता है, मीन बताने के लिए, मीडियन बताने के लिए, मोड बताने के लिए, या फिर नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है आपका मीडियन। मीडियन बनाने के लिए ओगिव का ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, ग्राफिकली, ग्राफ्स हैं ये, ओगिव, हिस्टोग्राम्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन वन पार्टी ग्रांट्स द राइट टू यूज द एसेट्स टू द अदर पार्टी इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट इट इज़ नोन एज लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट या फिर डेट। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना कोई भी सामान, कोई भी संपत्ति यूज़ करने का अधिकार दे देती है और बदले में उससे कुछ पैसे ले लेती है या भुगतान ले लेती है कुछ भी, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर है लीज फाइनेंसिंग। बहुत इजी है, पट्टे का वित्त शोषण, यानी आप अगर किसी को उधार पे देते हो, लीज पे देते हो, उसे बोलते हैं आपका लीज फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द मेन कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉरपोरेट कल्चर, इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर पॉलिटिकल डायनेमिक, बताइए। इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंपनी होती है, उसके जो अंदर का माहौल होता है, उसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बताइए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर? अंदर टेक्नोलॉजी तो बाहर की हो गई, पॉलिटिकल बाहर की हो गई, इकोनॉमिक भी बाहर की है। कॉरपोरेट कल्चर इज़ योर राइट आंसर बेटा। जो कॉरपोरेट का कल्चर है ना अंदर, ठीक है, यानी सीधा मतलब है किसी कंपनी के काम करने का तौर तरीका, वहाँ का माहौल। जैसे कुछ घरों में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, कुछ घर में बहुत फ्रेंडली लोग होते हैं ना, मम्मी पापा अच्छे से फ्रेंड की तरह रहते हैं, वैसे कंपनी में भी क्या माहौल है, ये चीज़ देखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कॉरपोरेट कल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन विच मैथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल शो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैथड, सिंपल एवरेज मैथड या फिर वेटेड एवरेज मैथड, बताइए। यानी महंगाई के हिसाब से हमें ये बताना है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की सबसे ज़्यादा वैल्यू आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो सामान पहले आया वो पहले जाएगा, मतलब पहले बिकेगा। भाई जो सामान सबसे पहले आता है वो सबसे पहले बिकता है। मान लीजिए आपकी एक डेयरी की शॉप है और आपने कल दूध के 10 पैकेट खरीदे थे, तो आपने आज सुबह दूध के नए पैकेट और खरीद लिए, तो टोटल 20 हो गए ना आपके पास। अब कस्टमर आपके पास दूध लेने आएगा तो आप कौन सा पैकेट पहले बेचोगे, कल वाला बेचोगे आज वाला? जाहिर सी बात है कल वाला पैकेट ही बेचोगे ताकि वो ख़राब ना हो जाए। यही फीफो है, जो स्टॉक पहले आएगा फर्स्ट इन, और जो पहले बाहर निकलेगा फर्स्ट आउट। ठीक है, आगे आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर या फिर ऑल ऑफ द अबव। ट्रायल बैलेंस जो है ना, ट्रायल बैलेंस का मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये कैसा कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस इनको पकड़ नहीं पाता है, बताइए कौन से एरर को नहीं पकड़ पाता है? देखो ट्रायल बैलेंस जो है ना वो सिर्फ डेबिट और क्रेडिट को मैच करता है। अंदर आपने कुछ भी गड़बड़ी कर दी हो ना तो वो इस चीज़ को ये नहीं देख पाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चारों ही। देखो एरर ऑफ ओमिशन, लिखना ही भूल गए तो कौन सा, डेबिट भी ज़ीरो क्रेडिट भी ज़ीरो। भाई लिखना ही भूल गए, ओमिशन का मतलब भूल जाना, जब भूल ही गए लिखना तो फिर सब दोनों बराबर ही हैं, ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन जब आप अकाउंट्स बुक में एंट्री तो करते हो लेकिन गलत तरीके से कर देते हो, जैसे गलत अमाउंट लिख देना, गलत नाम के खाते में एंट्री कर देना, या टोटल गलत कर देना, तो ये भी वो नहीं पकड़ पाता है। क्योंकि भाई अगर आपने राम को सपोज करिए 5,000 का सामान बेचा, तो आपने सेल्स बुक में मान लो 5,000 की जगह 500 लिख दी, तो दोनों जगह ही 500 500 दिखाएगा ना, अमाउंट ही तो गलत हुआ है, तो डेबिट भी 500 दिखा देगा, क्रेडिट भी 500 दिखा देगा, नहीं पकड़े जाओगे। ऐसे कंपनसेटिंग एरर होता है, एक गलती दूसरे गलती को काट देती है, कंपनसेटिंग एरर में एक गलती दूसरी गलती को काट देती है तो वो बराबर हो जाता है, तो वो भी नहीं पता पड़ता है ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका द कॉन्सेप्ट दैट इम्प्लाइज बिजनेसेस एंटरप्राइजेज हैज एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर इज गोइंग कंसर्न बिजनेस एंटिटी मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस जो है अपने मालिक से अलग है, बिजनेस अलग है मालिक अलग है, तो उसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस का खर्चा अलग है, मालिक का पर्सनल खर्चा अलग है। अगर आप कोई का आपका ओनर है, उसने अपने बच्चे के लिए गाड़ी खरीदी है, तो वो बिजनेस में थोड़ी ना रिकॉर्ड होगी, बिजनेस का खर्चा बिजनेस में रिकॉर्ड होगा, उसका पर्सनल पर्सनल होगा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा, बिजनेस एंटिटी। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 12:8:5 3:1 9:6:5 12:9:4। बताइए, सॉल्व करिए इसको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 12:8:5 12:8:5 12:8:5। अब ये कैसे होगा, सिंपल सी बात है, देखो z जो है 1/5 के लिए आया, तो 1/5 के लिए आया, तो रिमेनिंग कितना हुआ मैम, रिमेनिंग हुआ 1 - 1/5, यही तो रिमेनिंग हुआ। तो 1 - 1/5 आपका 4/5, ये रिमेनिंग है आपका। अब बाकी पूछा था कि x और y का जो है शेयर प्रॉफिट किया था 3:2 में। ठीक है, 3/5, ये x का हो जाएगा बेटा 3/5, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4/5 के साथ, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ऐसे 2 का निकालोगे 3:2 ना, y का निकालोगे तो y का निकालने के लिए 2/5 मल्टीप्लाई बाई जो रिमेनिंग निकाला है ना 4/5, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये 12 आ जाएगा, इसको निकालोगे तो ये 8/5 आ जाएगा, ये 12/5 आ जाएगा, और बाकी जो z बचा है, तो z तो लाया ही है 1/5, तो 5 हो जाएगा, 12:8:5। आ गया समझ में? कि नहीं आया समझ में? फिर से बता देती हूँ, देखो z आया, ठीक है, सिंपल से देखो z आया, z लाया था 1/5, तो 1/5 में से बेटा हम लोग रिमेनिंग निकालते हैं, रिमेनिंग निकालने के लिए 1 में से माइनस करना पड़ता है, तो 1 - 1/5 निकलता है 4/5, ये है आपका रिमेनिंग शेयर। इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है x और y के शेयर। x का शेयर कितना है, x का शेयर है मैम 3/2 का मतलब 3/5, 3 और 2 5 हो गए, मल्टीप्लाई कर दो इसको रिमेनिंग से 4/5, तो कितना हुआ, 4 से 12, 12/5 मतलब 12 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप y का निकालोगे तो y का 2/5 है, 2/5 का मल्टीप्लाई कर दो 4/5 के साथ, तो ये हो जाएगा 8, दूसरा आंसर आ गया 8। अब मैम कहूँगी z तो है ही ना 1/5, z तो है ही 1/5, ये लो, तो 12, 8 और 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का 1 नहीं लिखा जाता, नीचे का 5 लिखा जाएगा, क्योंकि 1/5 शेयर लाया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेजेस, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT,
EBIT डिवाइडेड बाई EBT या सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन, बताइए। फॉर्मूला सब याद करके जाइएगा, BEP वगैरह के फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो इजी है, बता दो इसका। तो कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड कर दो, ऑपरेटिंग लेवरेज निकल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ब्रॉड मनी इन इंडिया रिफर्स टू M1, M2, M3, F4, बताइए। ये आपका मैक्रो से क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ब्रॉड मनी को क्या बोलते हैं इंडिया में? M1 बोलते हैं, M2 बोलते हैं, M3 बोलते हैं या फिर M4 बोलते हैं? तो मैम यहाँ पर ब्रॉड मनी को हम लोग M3 का नाम लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3। M3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर आपकी करेंसी भी आती है, जनता के पास जितना कैश है, जनता के पास जितना कैश है, जैसे नोट, सिक्के, इसको हम लोग बोलते क्या है? वैसे M1 बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें M1 भी आता है। M1 का मतलब जितना भी कैश जो है जनता के पास है, नोट, सिक्के, साथ ही साथ बैंकों में जितना करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में जितना FD, डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह जो आपने जमा कर रखे हैं वो भी आती है। साथ ही साथ इसके अंदर RBI के पास जो भी आपने डिपॉजिट कर रखा होगा वो भी इसके अंदर आती है, और आपके FD वगैरह भी इसके अंदर आते हैं, इसलिए इसको M3 बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ये तो बहुत इजी है, हेनरी फ्योल, FW टेलर, पीटर F ड्रकर या फिर MX वीबर? ये तो बहुत इजी था, टेलर, FW टेलर को ही साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को किसको बोलते हैं? हेनरी फ्योल को। वीबर जो है वो ब्यूरोक्रेसी का दे रखा है इसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है? इंडिया के सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है? ये पूछा गया, भारत का। ये तो सबको पता होना चाहिए। भारत का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा बेटा, RBI, ठीक है। RBI इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का कौन सा फीचर नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सबसे पहले होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तभी तो आप फीचर्स बता पाओगे। मैं आपको अभी 2 मिनट में इसी में सब पूरा कंपटीशन मार्केट बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑप्शन नंबर 4। ये इसका फीचर नहीं है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो आपका मोनोपोलिस्टिक का है, इसका नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन का नहीं है, मोनोपोलिस्टिक का है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं, होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसी दिखने वाली वस्तु। अगर 10 रुपये की डेयरी मिल्क अगर आपकी दुकान पे है तो सेम 10 रुपये की सेम वही वाली उसके पास भी होगी, सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे एक जैसी प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत सारे दुकानदार होते हैं, खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इस बाज़ार में कोई भी अकेला खरीदार नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला इसका फीचर ये होता है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर है। बाजार में खरीदार और बेचने वाले बहुत होते हैं, आप इस दुकान से नहीं उससे खरीद लो, ठीक है, ऐसे चीज़ें। इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यानी एक ही तरीके का सामान रहेगा, वही साइज़, वही रूप, रंग, क्वालिटी, पैकेजिंग सब सेम होता है, ठीक है। इसके अंदर जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर, यानी इस बाज़ार में कीमतें जो है वो आपकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तय की जाती है। कोई भी दुकानदार अपनी मर्जी से नहीं तय कर सकता। इसके अंदर फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट है,
यानी कोई भी कंपनी, नई कंपनी है, वो दुकान जब चाहे बिजनेस शुरू कर सकती है, कोई चाहे तो बंद करके भी जा सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ इसके अंदर परफेक्ट नॉलेज होती है, यानी खरीदार जो होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं उनको बाजार की कीमतों के बारे में पूरी जानकारी होती है, इसलिए कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, ना कोई ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती, ना ही कोई सेलिंग कॉस्ट लगती है। ये माना जाता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कोई भी खर्चा नहीं होगा, ना ही एडवर्टीजमेंट पे कोई खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि सामान सब कुछ एक जैसा है, इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लगती। आ गया समझ में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व विच इज यू शेप्ड इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एमसी, ऑल ऑफ दी अबव। बताइए कौन सा शॉर्ट रन कॉस्ट है विच इज यू शेप्ड। अगर आपको ग्राफ का पता होगा तो डेफिनेटली आप बना सकते हो, और ग्राफ का नहीं पता रहता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव इज योर राइट आंसर। सारे ही यू शेप होते हैं मैम, सारे कैसे यू शेप होते हैं मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ अगर यहाँ पे मैं बनाऊंगी आपको, ये बनता है एवीसी दिया हुआ है, तो ये एवीसी का ग्राफ ऐसे बनता है, एवीसी का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। एवीसी के ऊपर जो बनता है ना वो एटीसी का बनता है। ये आपका एवीसी का है, ठीक है, एवीसी का है। ये आपका टीसी का है, एटीसी, ठीक है। और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो इसको कट करके जाती है ऐसे। ये आपका एमसी होता है ये ग्राफ है। तो ये तीनों ही यू शेप के ही बराबर माने जाते हैं कि तीनों ही यू शेप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वाज डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ, ऑल्फ्रेड मार्शल, जे.आर. हिक्स या फिर डेविड रिकार्डो। बताइए मार्जिनल यूटिलिटी किसने डेवलप की थी। मार्जिनल यूटिलिटी डेवलप बाय, ये तो बहुत इजी है, बता दो किसने डेवलप की थी। ऑल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ऑल्फ्रेड मार्शल ने ये डेवलप की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। A principle of enlightened marketing that requires that a company seek real products and marketing improvements. Customer value marketing, innovative marketing, sense of mission marketing या फिर consumer oriented marketing। यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि ऐसी कौन सी मार्केटिंग है जो कि कंपनी जो है वो लगातार अपने प्रोडक्ट में जो है इम्प्रूवमेंट करना जानती है, समय के साथ बदलती है, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करती है, उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं इनोवेटिव मार्केटिंग। इनोवेटिव मार्केटिंग ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इनोवेटिव मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जहाँ पर आपको कंटिन्यूसली आपको अपने मार्केट को ज़रूर अपडेट करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर द विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टेरिशरी इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बताइए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये क्लास 11th की बुक से है। देखो इसका दूसरा नाम भी है टेरिशरी इंडस्ट्रीज को सर्विस इंडस्ट्री बोला जाता है, और बैंक और इंश्योरेंस आपको सर्विस देती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, टेरिशरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्योंकि बैंक इंश्योरेंस जो है वो आपको सर्विस देती है आपके भले के लिए, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सामान बनने वाला होता है, जहाँ पे सामान का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग कच्चे माल से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा होगा शायद 11th क्लास के, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आई थिंक ये क्वेश्चन है। मुझे भी जहाँ तक याद नहीं है क्योंकि मैंने नहीं देखा हुआ है, बट ये मुझे एकदम से याद है कि ये मैंने जब पढ़ाई की थी तब से ही मुझे याद है कि ये चैप्टर आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आई थिंक वहाँ से ये होगा, ठीक है। तो प्राइवेट के अंदर आपके जो है बेटा वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड आता है पूरा,
जैसे जहाँ पे कच्चा माल बनता है ना, वो कच्चा माल लेकर आते हैं। और सेकेंडरी के अंदर क्या आता है मैम? सेकेंडरी के अंदर जैसे आप उसको बनाते हो, आधा अधूरा काम जो रहता है, जैसे मैन्युफैक्चर करना, प्रोसेसिंग करना। अब एग्रीकल्चर के सॉरी जैसे प्राइमरी के अंदर आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशिंग आ जाता है, आपकी माइनिंग आ जाती है, जो खदानों में खदाई करते हैं ना, फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सेकेंडरी में जो आपका जैसे फूड प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शन है, कच्चे माल को बनाना, मतलब उसको दूसरे फॉर्म में बना के देना। और टेरिशरी सेक्टर वो होता है जो आपको टेंजिबल छूने वाली चीज़ें नहीं, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, टूरिज्म, बैंकिंग, आईटी सर्विस, ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ अथॉरिटी वर्क्स एज अ चेन ऑफ कमांड, अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, अ कैरियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एडवाइस ऑफ सर्टेन मैटर्स। मैंने आपको बताया था कि लाइन अथॉरिटी होती है और एक लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी होती है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है लाइन स्टाफ अथॉरिटी। स्टाफ अथॉरिटी का क्या काम होता है बताइए? लाइन अथॉरिटी का काम होता है आपको एडवाइस करना, एडवाइस ऑफ सर्टेन मेथड। याद रखिएगा, लाइन अथॉरिटी जो होती है ना, लाइन वाली, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, उसको ये स्टाफ अथॉरिटी एडवाइस करती है। एक्सपर्ट के तौर पे ये लोग काम करते हैं, इनका काम सिर्फ होता है आपको सलाह देना, और कुछ भी इनका काम नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? एनकोडिंग, चैनल, रिसीवर या फिर मेजरमेंट। कौन सा इनमें से जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है? कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या नहीं आता है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, चैनल, मैसेज, सब होता है, लेकिन इसके अंदर मेजरमेंट जैसा कुछ नहीं होता। बेटा मेजरमेंट कभी पढ़ा है कम्युनिकेशन के अंदर? आपने मैसेज पढ़ा होगा, सेंडर पढ़ा होगा, रिसीवर पढ़ा होगा, चैनल पढ़ा होगा, एनकोडिंग, डिकोडिंग सब पढ़ा होगा, लेकिन मेजरमेंट जैसा कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कुछ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप डीड जनरली डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? नेम ऑफ द फर्म, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ अ बिजनेस, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बताइए पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या चीज़ नहीं लिखी होती है? फर्म का नाम, फर्म के कर्मचारियों की सूची, व्यवसाय की अवधि, फर्म के समापन की प्रक्रिया। देखो पार्टनरशिप डीड जो है ना, वो सिर्फ कंपनी और बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें ही लिखती है, उसको कोई मतलब नहीं कितने एम्प्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, कितने एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका नाम, ये सबसे मतलब नहीं है। पार्टनरशिप डीड में भाई नाम का, फर्म का नाम, फर्म के बारे में रहता है सब कुछ, कंपनी का नाम, कंपनी कब तक चलेगी, डिसोल्यूशन कैसे होगा, लोन कितना देना है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कर्मचारियों की नाम की सूची, ये सब नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविजिबल इन द हैंड इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट अकाउंट रिफर्स टू? गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शन, कैपिटल ट्रांजैक्शन या एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है हमारी कंट्री, जिसे हम बोलते हैं रेजिडेंट कंट्री, और दूसरी कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अदर कंट्री, इन दोनों के बीच में अगर कोई लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन्स होता है, उनका रिकॉर्ड करना बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम होता है, जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, यानी रिसिट और पेमेंट। अगर रिसिट ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, और पेमेंट ज़्यादा हो रही है तो फिर अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो इनविजिबल उसके अंदर क्या आता है? इनविजिबल का मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस ट्रांजेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विस ट्रांजेक्शन। सर्विस ट्रांजेक्शन को हम लोग छू नहीं सकते, क्यों? क्योंकि देखो जैसे टूरिज्म है, सपोज करिए यहाँ का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जो है अमेरिका की किसी कंपनी के लिए कोडिंग करके दे रहा है, तो वो क्या दे रहा है? सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना। टूरिज्म में जैसे टूरिस्ट वगैरह घूमने जाते हो आप लोग, स्विट्जरलैंड घूमने वगैरह जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू इम्प्रूव द राइट एंड पावर ऑफ बायर्स इन रिलेशन टू सेलर्स। कंज्यूमरिज्म, सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटलिज्म या फिर सिटीजनशिप। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट है जहाँ पर जो बायर्स होते हैं ना, जो कस्टमर, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए यहाँ पे जो एजेंसीज बनाई जाती हैं कि इनके अधिकारों को, इनके हक को दिया जाए, इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो और वो भी किसके अगेंस्ट? सेलर, जो, क्योंकि हम तो खरीदार हो गए ना, हम बायर्स हो गए, कस्टमर सेलर्स के संबंध में, सेलर के संबंध में जो खरीदारों के अधिकारों और उनकी शक्ति के सुधार के लिए जो संगठन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। क्या बोलते हैं? कंज्यूमरिज्म। यानी आपके हक के लिए लड़ाई होगी,
कस्टमर्स के लिए होगी, कंज्यूमर के लिए होगी। तो अगर सेलर आपके साथ कुछ ठगी करता है, कुछ फ्रॉड करता है, तो आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए ये एजेंसी बनाई जाती है, संगठन बनाया जाता है जो आंदोलन करता है आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेम्पररी प्राइसिंग इन विच कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स बिलो द लिस्ट प्राइस एंड समटाइम्स इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज द शॉर्ट रन सेल्स। प्रमोशनल प्राइसिंग, एफओबी, ऑरिजिन प्राइसिंग, टेम्पररी प्राइसिंग, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। ऐसी कौन सी प्राइसिंग होती है बेटा जहाँ पर कंपनी जानबूझ के जो है अपना प्रोडक्ट बहुत कम पे बेचती, यहाँ तक कि जो कीमत थी, जो उसकी लागत थी, उससे भी कम पे बेचती है, सिर्फ इसलिए ताकि सेल्स बढ़ जाए, बस ताकि क्या बढ़ जाए, सेल्स, बिक्री बढ़ जाए उनकी। तो उस सेल्स को क्या बोलते हैं? तो देखो, अगर कोई भी कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट एकदम अपनी लागत से भी कम में बेचने लग जाए, तो समझ जाओ कि वो प्रमोशनल प्राइसिंग है। क्या है? प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग ऐसी प्राइसिंग होती है जहाँ पर वो इतना नीचे तक प्राइस कर देते हैं, बस सिर्फ मेन मोटिव यही होता है कि सेल्स बढ़ जाए, बस खाली, ठीक है। इसके लिए वो लोग डिस्काउंट यानी 50% डिस्काउंट भी दे देते हैं, बहुत कुछ ऐसा करते हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मनी इज व्हाट मनी डज। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय वॉकर, हॉले, क्राउथर, कीन्स। ये मनी की डेफिनेशन है, याद रखना, ये है मनी की डेफिनेशन। और ये किसने दिया था, ये लर्न कर लेना। ऐसा नहीं होता क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा रिपीट। आजकल लोग वैसे भी ज़्यादा मेहनत करते नहीं है बनाने में। तो इसका राइट आंसर है वॉकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वॉकर, FA वॉकर पूरा नाम है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ POSD CORB, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और आपका यहाँ पे फिर उसके बाद रिपोर्टिंग और बजटिंग, ठीक है। ये किसने वर्ड दिया था, बताओ किसने दिया था? राल्फ डेविस, EFL ब्रेच, कून्स, या फिर लूथर गुलिक? किसने ये नाम स्टैंड किया था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग या बजटिंग? तो ये जो दिया था ये लूथर गुलिक ने दिया था, याद कर लीजिएगा, लूथर गुलिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड्स डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग करते क्या हैं ये बताओ? ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है? देखो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ये सारे काम तो आप ध्यान रखो प्लानिंग के होते होंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है, लोगों को ड्यूटी असाइन करना कि कौन क्या करेगा, कौन किसके अंडर है, किसको क्या काम देना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन वाज द GATT एस्टैब्लिश्ड? 1947, 1948, 1995 या 1903? गेट कब इस्टेब्लिश हुआ था? चलिए, गेट आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, 1947, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट आर इंक्लूडेड अंडर विच फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक, सोशल, लीगल या टेक्नोलॉजिकल? जो आपका ब्याज का रेट होता है, महंगाई होती है, वो बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से फैक्टर के अंदर आती है? सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल या फिर इकोनॉमिक? चलिए, तो बहुत आसान था, इसका राइट आंसर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक के अंदर ही तो आता है महंगाई रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें, आपकी GDP, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? इकोनॉमिक के अंदर आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, यूनिटी ऑफ कमांड। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल जो है ना, लर्न कर लेना, रट्टा मार लेना, ठीक है। नहीं है तो मैं अभी आपको याद दिला दूंगी। फ्यूल के 40 प्रिंसिपल सीक्वेंस वाइज याद रखना। वैसे इसका राइट आंसर बता देते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये जो बाकी जो दिए हुए हैं ना, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, तो ये क्या है? ये बेटा टेलर के प्रिंसिपल है। टेलर ने भी 4 प्रिंसिपल्स दिए थे जो आपको याद होने चाहिए। ये टेलर के प्रिंसिपल है। ये जो बाकी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, अब आप सोचोगे इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको टेलर के भी याद रखने चाहिए प्रिंसिपल। ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 है खाली। एक बस इसके अंदर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हो गया, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल हो गया, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन हो गया, और सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट करके भी एक ऐसा कुछ है। तो 14 प्रिंसिपल में सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क आता है, फिर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, डिसिप्लिन आता है, यूनिटी ऑफ कमांड आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट आता है, रेम्यूनरेशन आता है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन आता है, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल और इनिशिएटिव, और लास्ट आता है आपका एस्पिरेट डे कॉप्स। ठीक है, अब इसको तो याद करने की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। ये तो आपको एकदम याद होनी चाहिए और इसके अंदर क्या चीज़ है वो, ठीक है। बाकी टेलर के प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं। 4 प्रिंसिपल थे। एक तो पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। इसमें ये बोला जाता था कि कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है परफॉर्म करने का, सबको साइंस के अकॉर्डिंग ही हमें हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा। दूसरा आपके सामने है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, एंड चौथा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। चलिए नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मोस्ट सुटेबल फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल, मैनेजरियल या फॉर्मल। इसका जो कीवर्ड है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पे भी लार्ज की बात आ जाए, लार्ज, आंख बंद करके टिक लगा देना। लार्ज की बात अगर आ जाए कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बताना है, तो आपका राइट आंसर इसके अंदर होगा डिविजनल। डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो लार्ज के लिए होता है। देखो सपोज करो मेरी कंपनी है सौम्या करके, ठीक है, SOM, मेरे कंपनी है सोम, सोम की कंपनी है। सोम की कंपनी में जो है वो बेटा कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, मैं देती हूँ, फूड भी आता है। अब एक बात बताओ, क्या कॉस्मेटिक और फूड डिपार्टमेंट इनमें एक ही डिपार्टमेंट होगा HR का? नहीं। डिविजनल स्ट्रक्चर में कॉस्मेटिक के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, HR डिपार्टमेंट अलग होगा, रिसर्च डेवलपमेंट अलग होगा, और जो मेरा फूड का डिपार्टमेंट है, मेरा जो फूड की जो मेरी कंपनी है उसके अंदर भी अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग से मार्केटिंग, अलग से HR, अलग से वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है इसलिए हर एक यूनिट के अलग अलग रहेंगे, ठीक है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर? इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ट्रांजैक्शनल लीडर्स वो लीडर्स होते हैं जो आपको लेने देने में बिलीव करते हैं। अगर आप काम अच्छा करोगे तो आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसका राइट आंसर अगर बात करें तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि जब तक आप काम करोगे आपका लीडर आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपने काम उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया तो वो आपको इंटरवीन करेगा, आपको आके इंटरफेयर करेगा, टोकेगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तभी, फालतू में नहीं। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बाकी के ऑप्शन जो हैं आपके इंस्पिरेशनल, आइडियलाइज्ड, इंटेलेक्चुअल, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के हैं जो आपके अंदर लंबे टाइम के लिए आपके अंदर चेंजेस लाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डैश अकर्स इफ अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट रिजल्ट इन स्मॉलर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या फिर आउटपुट इलास्टिसिटी? बताइए, जब आपका परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट रिजल्ट इन स्मॉलर परसेंटेज इंक्रीज तो क्या बोलते हैं?
देखो, जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, इनपुट का मतलब बहुत सारी चीज़ें रफ्तार से बढ़ाते हो। इनपुट समझना, जब आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें का मतलब इनपुट, इंक्रीज इन इनपुट बढ़ाते हो, जिस रफ्तार से बढ़ाते हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है, आपका जो प्रोडक्शन है, आउटपुट जो है, वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ता, बल्कि कम स्पीड से बढ़ता है। किससे बढ़ता है? कम स्पीड से बढ़े, तो उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ऑप्शन नंबर 1। आपने चीज़ें तो बहुत रफ्तार से लगा दी, इनपुट तो बहुत ज़्यादा लगा दिया, लेकिन रिजल्ट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बहुत स्लो आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपने सोचा अपनी फैक्ट्री को बड़ा करें, तो उसके लिए आपने इनपुट लगाया। इनपुट का मतलब बड़ी फैक्ट्री हो तो डबल लेबर लग जाएगा, डबल मशीन लग जाएगी, डबल जगह चाहिए। अब ये आपने अपनी सारी दुकान को लगाकर 100% बढ़ा दिया, डबल कर दिया, लेकिन जब आपके कपड़े बन के तैयार हो गए, आपको पता लगा कि आपका प्रोडक्शन तो सिर्फ 60% ही हुआ है, 70% ही हुआ है, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज कैन बी डेलीगेटेड? विच वन ऑफ दीज कैन डेलीगेटेड? बताइए। पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ एक चीज़। चलिए पहले आप करिए, फिर मैं बताती हूँ। किसको हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं? देखो, सिर्फ हम एक ही चीज़ डेलीगेट कर सकते हैं यहाँ पे, अथॉरिटी। अथॉरिटी के अलावा हम किसी भी चीज़ को डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, अथॉरिटी को ही डेलीगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैनेजर है वो एक अकेले अगर कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपना काम किसी और को दे देता है, नीचे वाले को दे देता है, उसको बोलता है तुम्हारे को हम छूट देते हैं, तुम जो चाहे डिसीजन लेना। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना हम लोग पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन जिसको काम दिया है तो उसी को ही करना पड़ेगा। आप शेयर कर सकते हो, पर जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। आप किसी को साथ में ले सकते हो उस काम को करने के लिए, लेकिन जवाबदेही तो आपकी होगी। अकाउंटेबिलिटी को तो बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते बेटा। जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए। इसे याद रखना, एक अकाउंटेबिलिटी ऐसी चीज़ है जो 100% डेलीगेट नहीं होती। मैं आपको ये बताने वाली थी। पावर और अथॉरिटी एक ही बात होती है। ठीक है, इसलिए अथॉरिटी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा ऑप्शन में ऐसे दे दिए, बट पावर भी वही चीज़ है, अथॉरिटी तो अथॉरिटी सही वर्ड रहेगा, क्योंकि पावर जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ही होती है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी कभी भी 100% शेयर नहीं करी जा सकती। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। चलिए बताइए, हु डिटरमाइन द कैश रिजर्व रेशियो? हु डिटरमाइंड कैश रिजर्व रेशियो? सेंट्रल बैंक, मार्केट टैक्स, कमर्शियल बैंक, या फिर गवर्नमेंट? आपको ये बताना है। देखो, इसको ना सिर्फ आपकी एक ही चीज़ कर सकता है, वो है आपका आरबीआई। आरबीआई तो दिया नहीं है। आरबीआई का दूसरा नाम क्या होता है? सेंट्रल बैंक, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। ठीक है, डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक को ही आरबीआई बोलते हैं। तो वही जो है वो सीआरआर। अब कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, मिनिमम परसेंटेज होता है जो बैंक को रखना पड़ता है, मतलब आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। कुछ अमाउंट कह सकते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो रखना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइज्ड इज फोकस बाय टेलर, फ्यूल, साइमन या बर्नर्ड? बताइए। एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इज फोकस्ड बाय, ऑप्शन है आपके टेलर, फ्यूल, साइमन या फिर बर्नर्ड। यार, ये जो चीज़ थी आप याद करो किस में थी।
कि काम को ना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन ही रखो, ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को हटा दिया जाए काम के अंदर। जैसे अगर कोई कच्ची चीज़ से पक्की चीज़ बनाई जा रही है, रॉ टू प्रोसेस्ड सेमी मैन्युफैक्चर्ड में आ रहे हैं, तो अननेसेसरी चीज़ों को हटा देना चाहिए और एक स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए। उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है। फिक्स स्टैंडर्ड सेट कर दो, जैसे स्टैंडर्ड टूल, स्टैंडर्ड मशीन, कंडीशंस की, भाई ये काम करने का स्टैंडर्ड तरीका है। तो इसको टेलर के अलावा और कौन दे सकता है बताओ? तो टेलर इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेक्रेटेरिएट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ सार्क इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, मुंबई, काठमांडू या फिर जेनेवा। ये सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर, सचिवालय जिसे बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, बहुत ही आसान है, आपको आना चाहिए था, काठमांडू, नेपाल। काठमांडू, नेपाल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ अ बैंक इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक या फिर आपका स्पेशलाइज्ड बैंक? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है उसको किस टाइप का बैंक है? ये कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर आपका सेंट्रल बैंक है या स्पेशलाइज्ड बैंक है? तो देखो, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है वो स्पेशलाइज्ड बैंक है। स्पेशलाइज का मतलब ये सिर्फ विदेशों से आयात निर्यात के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो उसके लिए ये बैंक बनाया गया है, इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अमंग द फॉलोइंग सोर्सेज विच वन इज एन इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एडवर्टीजमेंट या ट्रांसफर। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे आंतरिक भर्ती होती है, यानी अंदर ही अंदर हम लोग भर्ती कर लेंगे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ट्रांसफर्स, बताइए। देखो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो वो होता है जब आप एडवर्टीजमेंट देते हो, लोग आपके पास इंटरव्यू देने आते हैं, तो ये तो इंटरनल तो है नहीं, बाहर से आ रहे हैं लोग देने। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर अपना कोई एम्प्लॉय अपने रिश्तेदार को, किसी दोस्त को कहता है कि सर आप प्लीज़ इसको रख लीजिए, वो भी बाहर से आ रहा है। अगर देखा जाए एडवर्टीजमेंट, वो भी बाहर से है। तो ट्रांसफ़र जो होते हैं ना, वो इंटरनल है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर होंगे ट्रांसफ़र। तो एक को दूसरी जगह पर डाल दिया, दूसरी जगह को तीसरी जगह पर डाल दिया, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको समझ में, ट्रांसफ़र इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फर्म अर्न फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, मार्जिनल प्रॉफिट, मैनेजरियल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट, बताइए। भाई अगर आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हो और उससे जो आपको प्रॉफिट मिलता है, तो सिंपल सी बात है, मार्जिनल बेच रहे हो तो मार्जिनल प्रॉफिट ही होगा ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लोज माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज नोन एज, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, किसका फॉर्मूला है? एनपीवी, एनएफवी, जीएफवी या जीपीवी, बताइए। बहुत इजी है, तो ये किसका फॉर्मूला है? इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रपोज द नीड ऑफ अचीवमेंट थ्योरी, एएच मैस्लो, क्लेटन एडल्फो, डेविड मैकलेंड या फिर फ्रेडरिक हर्जबर्ग, बताइए। ये नीड हायरार्की थ्योरी नहीं पूछी है, कहीं मैस्लो लगा दो, मैस्लो मत लगा देना, नीड अचीवमेंट थ्योरी पूछी गई है, ना कि हायरार्की थ्योरी, वो अलग है। कहीं आप नीड देखो और क्वेश्चन भी ना पढ़ो और आप टिक लगा दो। चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है आपका मैकलेंड की थ्योरी, डेविड मैकलेंड ने दी थी, जिसके अंदर नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, नीड फॉर एप्रिसिएशन था। तो चलिए सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बिना किसी स्ट्रेस की एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि कई बार हम भी गलती कर देते हैं, क्वेश्चन पूरा ना पढ़ के और आंसर गलत हो जाता है। तो चलिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जाम।